हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 6 पेपर करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 7, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 7 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तृतीय कोण प्रक्षेपण थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दाया पार्श्व दृश्य कहां रखा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है सामने के दृश्य के बाईं ओर, ऑप्शन बी सामने के दृश्य के दाईं ओर, ऑप्शन सी सामने के दृश्य के ऊपर, या ऑप्शन नंबर डी सामने के दृश्य के नीचे। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सामने के दृश्य के दाईं ओर। कहां पे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, तृतीय कोण प्रक्षेपण में दाया पार्श्व दृश्य मतलब राइट साइड व्यू जो है ना, ये फ्रंट व्यू के राइट साइड में ही बनता है। कहां बनता है? फ्रंट व्यू के राइट साइड में। दोस्तों, ये होती है हमारी एक्स वाई रेखा। ये होती है क्या? हमारी एक्स वाई रेखा। ठीक है, एक्स वाई रेखा हमारी। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वर्टिकल पिन कहां पे होता है? ऊपर होता है। हॉरिजॉन्टल पिन कहां पे होता है? नीचे होता है। अभी हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा फ्रंट व्यू बनता है वो कहां बनता है? ऊपर बनता है। फ्रंट व्यू कहां बनता है? यहाँ पे ये बनता है हमारा फ्रंट व्यू। और टॉप व्यू कहां बनता है? ये बनता है एक्स वाई रेखा के नीचे, मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगर आपसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछे कि राइट साइड व्यू कहां बनेगा, दोस्तों जो राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू होते हैं ना, ये फ्रंट व्यू के अगल बगल में ही बनते हैं। अगल बगल में ही बनते हैं राइट साइड व्यू और लेफ्ट साइड व्यू। यदि आपसे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में पूछे कि राइट साइड व्यू कहां बनेगा, तो दोस्तों फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो राइट साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के कहां बनता है? बाई तरफ बनता है। कहां बनता है? बाई तरफ बनता है, फ्रंट व्यू के बाई तरफ। और लेफ्ट साइड व्यू कहां बनता है? फ्रंट व्यू के दाई तरफ बनता है। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है। ठीक है, उसी तरह बात करें दोस्तों हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की, तो ये होती है हमारी एक्स वाई रेखा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी कहां पे होता है? ऊपर होता है। और वीपी कहां पे होता है? नीचे होता है। ठीक है, टॉप व्यू कहां बनता है? ऊपर बनता है। और फ्रंट व्यू कहां बनता है? नीचे बनता है। क्लियर यहां तक के? अगर आपसे तृतीय कोण प्रक्षेपण में बोले राइट साइड व्यू कहां बनेगा, तो फ्रंट व्यू के अगल बगल में ही बनेगा। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो राइट साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है, मतलब दाई तरफ ही बनता है। और लेफ्ट साइड व्यू जो बनता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है, मतलब बाई तरफ बनता है, बाजू में बनेगा दोस्तों, इसके बगल में। ठीक है, तो दोनों प्रोजेक्शन का आपको याद रखना है, राइट साइड व्यू कहां बनेगा, लेफ्ट साइड व्यू कहां बनेगा। तो हमने आपको दोनों के बता दिए। अभी पूछा है तृतीय कोण प्रक्षेपण में कि दाया पार्श्व दृश्य मतलब राइट साइड व्यू कहां बनेगा, तो सामने के दृश्य के दाई ओर ही बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है? बताइए इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? MS वर्ड है, गूगल क्रोम है, VLC मीडिया प्लेयर है, या WinRAR है? तो दोस्तों इनमें से जो वेब ब्राउजर है वो है ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में 1:5 का मापक स्केल दर्शाता है। दोस्तों ड्राइंग में 1:5 का मापक स्केल क्या दर्शाता है? बताइए। ऑप्शन ए ड्राइंग वस्तु से 5 गुना बड़ी है, ऑप्शन बी ड्राइंग वस्तु से 5 गुना छोटी है, और ऑप्शन सी वस्तु ड्राइंग से 5 गुना छोटी है, या ऑप्शन नंबर डी मापक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमसे पूछा है दोस्तों 1:5। दोस्तों 1 जो होती है ये ड्राइंग का आकार होता है, और ये जो 5 है नीचे जो होता है वो क्या होता है? वस्तु का वास्तविक आकार होता है। अब एक देखिए, वस्तु का वास्तविक आकार 5 है और हमने ड्राइंग बनाई है एक, मतलब छोटी बनाई है, मतलब जो ड्राइंग का साइज होगा वो वस्तु के आकार से 5 गुना छोटा होगा।
क्या होगा, 5 गुना छोटा होगा। तो जो ड्राइंग होगी वो वस्तु से कितनी छोटी होगी, 5 गुना छोटी होगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि उल्टा हो जाता, 5:1 हो जाता, तो ये वस्तु का आकार है, ये ड्राइंग हमने बनाई है। तो जो वस्तु का आकार है वो ड्राइंग से कितना है, 5 गुना छोटा है। या हम बोले कि ड्राइंग का जो आकार है वो वस्तु के आकार से 5 गुना है, अधिक है, 5 गुना अधिक है, मतलब बड़ा है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है, लक्स होता है, कैंडेला होता है, या फिर वाट होता है? तो दोस्तों, प्रदीप्ति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, हमारा कैंडेला होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण में कौन सा दृश्य वस्तु को ऊपर से देखने पर मिलता है या दिखता है? तो दोस्तों, ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपण मतलब लंबकोणीय प्रक्षेपण में मान लीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें इससे कौन सा दृश्य प्राप्त होगा? सामने का होगा, पार्श्व होगा, शीर्ष दृश्य होगा, या फिर काट दृश्य होगा? तो दोस्तों, ऊपर से देखने पे हमें शीर्ष दृश्य मतलब टॉप व्यू प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में काट दृश्य, सेक्शन व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, सेक्शन व्यू का उपयोग हम किस लिए करते हैं? केवल बाहरी आकार दिखाने के लिए, वस्तु की आंतरिक संरचना प्रकट करने के लिए, वस्तु का भार दिखाने के लिए, या फिर सामग्री दर्शाने के लिए? तो दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में काट दृश्य मतलब सेक्शन व्यू का उपयोग हम करते हैं वस्तु की आंतरिक संरचना प्रकट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 0.00450 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। बताइए, इनमें सार्थक अंक कितने हैं? हमने सार्थक अंक का एक पर्टिकुलर वीडियो डाला था दोस्तों, थ्योरी वाला, उसको आप जरूर से देखिएगा। वो वीडियो में आपको सार्थक अंक के सारे टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें आपको सार्थक अंक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें है 1, 2, 3, 3 सार्थक अंक होंगे। दशमलव के बाद गैर शून्य अंक आता है, और गैर शून्य अंक के बाद 0 आता है। मतलब दशमलव के बाद मान लीजिए गैर शून्य अंक आया, और उसके बाद यदि 0 आता है तो वे 0 क्या होते हैं, सभी सार्थक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद 0 है तो ये तो सार्थक नहीं है, लेकिन गैर शून्य अंक के बाद एक 0 आ रहा है तो ये क्या है, हमारा सार्थक है। इसलिए यहाँ पे 3 सार्थक अंक है। यदि इस प्रकार से होता, दशमलव नहीं होता, 4.0 हो जाता, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती? सिर्फ 2 होती। ये 0 सार्थक नहीं होते यदि दशमलव नहीं लगा है तो। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दक्षता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए, दक्षता एफिशिएंसी का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, न्यूटन मीटर होता है, या फिर इसका कोई मात्रक नहीं है? तो दोस्तों, दक्षता एफिशिएंसी की यदि हम बात करें तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रू गेज की अल्पतमांक 0.01 mm है। यदि पिच 0.5 mm हो तो थिम्बल पर विभाजन की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 25 होगी, ऑप्शन बी 100 होगी, ऑप्शन सी 50 होगी, या ऑप्शन नंबर डी 10 होगी? बताइए, इसको क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, अल्पतमांक बराबर क्या होता है? अल्पतमांक बराबर होता है पिच बटे विभाजन की संख्या। क्या होता है? पिच बटे विभाजन की संख्या। ठीक है, अल्पतमांक कितना है दोस्तों? 0.01 है। पिच कितनी है? 0.5 है। और हमसे क्या पूछा है? विभाजन, तो हम x मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01x बराबर किसके हो जाएगा? 0.5 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.01। एक दशमलव हटा तो एक नीचे 0 आ जाएगा, एक दशमलव हटा तो ऊपर 2 0 आ जाएंगे। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो हमारे विभाजन की संख्या कितनी निकल के आएगी? 50 निकल के आ जाएगी। कितनी? 50। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है? बताइए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर किस भौतिक राशि का मात्रक है? बल का है, संवेग का है, ऊर्जा का है, या फिर शक्ति का है? तो दोस्तों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये किसका मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका? ऊर्जा का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लवन के नियम, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरती वस्तु विस्थापित करती है। ऑप्शन ए अपने आयतन के बराबर द्रव,
ऑप्शन बी अपने भार के बराबर द्रव, ऑप्शन सी अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव, या ऑप्शन नंबर डी अपने घनत्व के बराबर द्रव। दोस्तों प्लवन के नियम के अनुसार तैरती वस्तु जो है वो अपने भार के बराबर द्रव को क्या करती है, विस्थापित करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ठोस का हवा में भार 120 न्यूटन है, पानी में 80 न्यूटन है, उसका आपेक्षिक घनत्व क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी पूछा है। तो हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है, हवा में भार डिवाइडेड बाई हवा में भार माइनस पानी में भार। बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए। हवा में भार कितना है, 120 है, हवा में भार 120 और पानी में 80, तो दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो 1 0 से 1 0, 4 से काट दिए 3 बार में, तो हमारी जो अपेक्षिक घनत्व का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है, बताइए। एल्युमिनियम का है, लोहे का है, शीशे का है, तांबे का है, बताइए किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शीशा। लेड का जो घनत्व होता है दोस्तों कितना होता है, वो होता है 11,340 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितना होता है, 11,340 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक आपको याद रखना है प्लेटिनम का। प्लेटिनम का कितना होता है, ये होता है 21,450। प्लेटिनम का कितना होता है, 21,450 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। एल्यूमिनियम का पूछे तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है 2700। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 2700 होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लोहे की बात करें तो लोहे का कितना होता है, बताइए लोहे का कितना होता है, तो लोहे का होता है 7,870 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लोहे का कितना होता है, 7,870। तांबा का कितना होता है बताइए, बताइए तांबे का कितना होता है, तो तांबे का होता है दोस्तों 8,960। कितना होता है, 8,960 होता है तांबे का। और शीशे का तो मैंने बता दिया 11,340 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो सभी का याद रख लोगे। एल्यूमिनियम का 2700, लोहे का होता है 7870। लोहे का कितना होता है, 7870। तांबे का होता है 8,960 और एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का कितना होता है, 2700 बता दिए हमने आपको। तांबे का भी बता दिए, लोहे का भी बता दिए। और सबसे ज्यादा किसका होता है, प्लेटिनम का होता है कितना, 21,450। ठीक है, क्लियर यहां तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर किस स्थान पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पहाड़ी की चोटी पर, या फिर सर्वत्र समान होता है। दोस्तों पृथ्वी पर किस स्थान पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है किसी वस्तु का भार। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक के, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों जब कोई वस्तु स्थिर चाल से वृत्तीय पथ पर चलती है ना, तो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या होता है, उत्पन्न की जा सकती ऊर्जा नष्ट नहीं, नष्ट की जा सकती है पर उत्पन्न नहीं, न तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट, केवल रूपांतरित होती है, या ऑप्शन नंबर डी उत्पन्न और नष्ट दोनों की जा सकती है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा जो है ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, केवल रूपांतरित की जा सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग होता है, 30 दिनों में खपत ऊर्जा होगी। हमसे क्या पूछा है, खपत ऊर्जा के बारे में। तो हम जानते हैं KWH बराबर क्या होता है, KWH बराबर होता है वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। यहाँ से खपत की गई ऊर्जा निकल जाएगी हमारी। अब दोस्तों वाट का मान कितना है, 60 वाट का बल्ब है, कितने घंटे चलता है, 5 घंटे, और कितने दिन चलाना है, 30 दिन चलाना है, डिवाइडेड बाई 1000। तो क्या हो जाएगा ये 10 10 10 10, 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 से काट दिए 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 KWH जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम होती है क्योंकि, बताइए मशीन की दक्षता हमेशा 100% से कम क्यों होती है। क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऊर्जा सदैव घर्षण और उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक स्प्रिंग को 20 न्यूटन बल से 0.1 मीटर दबाया जाता है, उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यह हमसे बताना है। 2 जूल होगी, 1 जूल होगी, 4 जूल होगी, या फिर 0.5 जूल होगी। बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, बताइए राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है, क्या होती है, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा जो होती है उसका मान क्या होता है, वो होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर के। क्या होता है, 1/2 एफ एक्स स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, क्या कर लीजिए इसको आप, एफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होती है, 1/2 एफ एक्स स्क्वायर के बराबर होती है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। यहाँ F कितना है हमारे पास में 20 न्यूटन है, और ये X क्या है, X हमारा है संपीडन। कितना है संपीडन हमारे पास 0.1। तो मान रख दीजिए 1/2, F का मान कितना है 20 और संपीडन कितना है 0.1। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1 जूल होगी। कितनी होगी, 1 जूल। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु के संवेग में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में कितने परसेंट का बदलाव होगा? 10% का होगा, 21% का होगा, 11% का होगा या फिर 20% का? तो दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, संवेग का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मतलब गतिज ऊर्जा जो है ये संवेग के स्क्वायर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। अब संवेग में 10% की वृद्धि मतलब 10 का स्क्वायर। तो हम ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, 10 प्लस फिर 10 की वृद्धि प्लस 10 इंटू 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 10 और 10 20 और यहाँ पे एक, तो 21%। तो जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 21% होगा। कितना होगा, 21%। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दूरी समय ग्राफ का ढाल स्लोप क्या दर्शाता है, त्वरण, चाल, बल या फिर विस्थापन? तो दोस्तों दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है ये चाल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, चाल को। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है कि नहीं होता है? तो दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है ये हमको चाल को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी वाला हो जाएगा। क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से 10 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाती है। मंदन रिटार्डेशन का मान क्या है, ये पूछा है हमसे। एक कार है दोस्तों जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और 10 सेकंड में विराम अवस्था में आ जाती है। मंदन मतलब रिटार्डेशन, मतलब हमको त्वरण का मान ही पूछा है। एक मान से क्या पूछा है, त्वरण का मान पूछा है। तो हम जानते हैं 72 किलोमीटर में, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको, 72 इंटू 5/18। तो 18×4 = 4 × 5 = 20। तो इसका जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था, 20 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना है, समय है 10 सेकेंड। विराम अवस्था में यदि मतलब अंतिम वेग कितना है, 0 है। तो लगा लेते हैं u + at वाला फॉर्मूला, v बराबर u + at वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या दिक्कत है, v कितना है हमारा 0 अंतिम वेग, u कितना है 20 है, प्लस a हमको निकालना है और समय कितना है 10 सेकेंड है। तो ये किधर चल जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, -20 बराबर 10 a के। एक जीरो से एक जीरो, तो ए का मान कितना निकल के आ गया हमारा, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्या है, ये मंदन को दर्शा रहा है, मंदन को दर्शा रहा है इसलिए माइनस में। तो जो मंदन होगा वो क्या होगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बताइए। एक चलती हुई कार, ये तो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक खिंचा हुआ रबर बैंड, हाँ स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। दौड़ता हुआ व्यक्ति, गतिज ऊर्जा। घूमता हुआ पंखा, गतिज ऊर्जा। तो जो खिंचा हुआ रबर बैंड है ये किसका उदाहरण है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक है, बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? 180 होता है, 100 होता है, 212 होता है या फिर 32 होता है? अच्छा आपको डिग्री सेल्सियस में पता है कितना होता है, बताइए। सेल्सियस में पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है। कितना होता है 100? हमसे किस में पूछा है, फ़ारेनहाइट में। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, C/5 = F-32। क्या हो जाएगा, C/5 = F-32 डिवाइडेड बाई 9। सेल्सियस का मान कितना है, 100, 100/5 बराबर F-32 डिवाइडेड बाई 9। 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में। 20 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो कितना होगा, 180 बराबर F-32। तो 32 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 212 बराबर फ़ारेनहाइट के। मतलब जो पानी का क्वथनांक होता है फ़ारेनहाइट पैमाने पर वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक कि कोई दिक्कत?
कोई समस्या यहाँ तक के कोई क्वेश्चन में? नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी धातु उष्मा की अच्छी चालक है लेकिन विद्युत की कुचालक है? बताइए, तांबा, एल्युमिनियम, बिस्मथ या फिर अभ्रक। तो दोस्तों धातु उष्मा की अच्छी चालक है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है, वो है हमारी कौन सी? वो है हमारी ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। ये क्या होती है? उष्मा की अच्छी चालक होती है लेकिन विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई द्रव उष्मा अवशोषित करके नियत तापमान पर वाष्प बन जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों, जब कोई द्रव उष्मा अवशोषित करके नियत तापमान पर वाष्प बन जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं या फिर संघनन बोलते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हम बोलते हैं क्वथन, मतलब उबलना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग किया जाता है? बताइए, थर्मामीटर में पारा क्यों उपयोग करते हैं हम लोग? ए वाला होगा, बी वाला, सी वाला या डी वाला? क्योंकि दोस्तों यह समान रूप से प्रसारित होता है और इसका क्वथनांक उच्च होता है, इस वजह से थर्मामीटर में हम पारा का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पानी जमता है? बताइए कौन सा वह तापमान है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पानी हमारा जम जाता है? तो वो तापमान है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तापमान पर पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है सेल्सियस में तो पानी जम जाएगा, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान है फ़ारेनहाइट में तो पानी जम जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट का बल्ब है दोस्तों, 220 वोल्ट विभवांतर है, और हमसे क्या पूछा है? प्रतिरोध पूछा है। तो हमको बताइए, शक्ति दी गई है, विभवांतर दिया गया है, तो शक्ति का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन में R के, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा? P का मान तो 100 है, V की स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाई R के। तो 10 10 10 10 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 484। तो R का मान कितना होगा? 484 ओम होगा कि नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ताप दीप्त बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? मतलब फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का उपयोग किस लिए होता है? बताइए, घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का हम उपयोग करते हैं, हम किस लिए करते हैं इसको? तो दोस्तों घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का उपयोग हम दोषपूर्ण धारा को भूमि में भेजकर विद्युत झटके से बचाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि प्रतिरोध दोगुना और धारा आधी हो जाए तो उसी समय में उत्पन्न ऊष्मा होगी। प्रतिरोध को दोगुना करने बोल रहा है और धारा क्या बोल रहा है? आधी होना चाहिए। बताइए ऊष्मा क्या होगी? समान होगी, आधी होगी, दोगुनी होगी या फिर 1/4 होगी? दोस्तों ऊष्मा H बराबर क्या होता है? ऊष्मा H बराबर होता है I स्क्वायर RT के। मतलब जो ऊष्मा है ये धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती और प्रतिरोध की भी क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। अब कुछ बोला है प्रतिरोध दोगुना हो जाना चाहिए, धारा आधी, तो धारा आधी होगी तो 1/2 हो जाएगी, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। और प्रतिरोध क्या बोला है? प्रतिरोध दोगुना, तो दोगुना तो 2R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। तो जो ऊष्मा होगी हमारी क्या हो जाएगी? आधी होगी कि नहीं? ऊष्मा क्या हो जाएगी हमारी? आधी हो जाएगी ना? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? बताइए ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? दोस्तों ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात इसलिए होता है क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, इस वजह से ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। सरोता की एक जोड़ी किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? बताइए सरोता किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? द्वितीय वर्ग के। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है सरोता, प्लायर्स। ठीक है ना? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्थिर घिरनी का उपयोग किस लिए होता है? बताइए स्थिर घिरनी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों स्थिर घिरनी का उपयोग जो है हम इसकी किस लिए करते हैं? हम करते हैं बल की दिशा को बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि प्रयास भुजा 3 मीटर और भार भुजा 1 मीटर हो तो लीवर का यांत्रिक लाभ क्या होगा?
दोस्तों यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर, ये होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। एफर्ट आर्म कितनी है दोस्तों, ये हमको दी गई है 3, लोड आर्म कितनी है 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल चल घिरनी का वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बताइए, एकल चल घिरनी का वेग अनुपात। तो दोस्तों एकल चल घिरनी का वेग अनुपात जो होता है वो क्या होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है एकल चल घिरनी का वेग अनुपात। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एमएसडीएस का पूर्ण रूप क्या है बताइए, एमएसडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों एमएसडीएस का पूर्ण रूप है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, क्या होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट जो है एमएसडीएस का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए बताइए, विद्युत आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग करना चाहिए। तो विद्युत आग के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो होता है CO2 वाला अग्निशामक, तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। रेत की बाल्टी भी करते हैं दोस्तों, लेकिन प्राथमिकता हमको CO2 को ही देना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्य अनुमति परमिट टू वर्क PTW प्रणाली का उद्देश्य है बताइए, कार्य अनुमति परमिट टू वर्क PTW प्रणाली का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों खतरनाक कार्य को औपचारिक रूप से अधिकृत करना और सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। श्वसन सुरक्षा उपकरण RPE पहनने का सही क्रम क्या है बताइए, श्वसन सुरक्षा उपकरण पहनने का सही क्रम क्या है। तो श्वसन सुरक्षा उपकरण पहनने का सही क्रम है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, निरीक्षण करें, पहने, फिर परीक्षण करें, फिट परीक्षण करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉकआउट टेक आउट प्रक्रिया का उपयोग मतलब लोटो प्रक्रिया का उपयोग किस लिए किया जाता है बताइए, लोटो प्रक्रिया का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो लोटो प्रक्रिया का उपयोग जो है दोस्तों रखरखाव के दौरान ऊर्जा स्रोतों को अलग करने के लिए, ताकि अचानक स्टार्ट ना हो, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करती है बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत है जो सूर्य की हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करती है, क्षोभ मंडल करती है, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर ताप मंडल। तो वायुमंडल की वह परत जो सूर्य की हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करती है वह है हमारा समताप मंडल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक है, ओजोन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर पेन है। तो दोस्तों प्राथमिक वायु प्रदूषक है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव अपघटनी बायोडिग्रेडेबल कचरे का क्या अर्थ है बताइए, जैव अपघटनी बायोडिग्रेडेबल कचरे का क्या अर्थ होता है। ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा। हम आपको जो पुश कर रहे हैं दोस्तों, पुश करके क्वेश्चन बोलने के बाद जो पुश ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसे सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से अपघटित कर सके, यही है जैव अपघटनी कचरे का अर्थ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। EFT का पूर्ण रूप है बताइए दोस्तों, EFT का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो EFT का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है बताइए, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस, अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो है हमारी कौन सी, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्रीन का रिजोल्यूशन किस में मापा जाता है बताइए, स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो होता है वो किस में मापा जाता है, बाइट्स में, हर्ट्ज में, पिक्सल में या फिर वाट में। दोस्तों स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है ये पिक्सल में मापा जाता है, किसमें, पिक्सल में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में केंद्र रेखा सेंटर लाइन को किस प्रकार दर्शाया जाता है, सतत मोटी रेखा के रूप में, सतत पतली रेखा के रूप में या फिर लंबी डैश डॉट पतली रेखा के रूप में या छोटी खंडित पतली रेखा के रूप में। तो दोस्तों इंजीनियरिंग टाइम में केंद्र रेखा को लंबी डैश डॉट पतली रेखा के रूप में हम दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। मतलब ये होती है रेखा, ऐसी वाली जो रेखा देखे ना आपने, लंबी डैश डॉट
पतली रेखा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों यूएसबी का पूर्ण रूप है हमारा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक के? तो दोस्तों ये थे आज के सारे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। और दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।